प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, उसमें हम लोग जहां पर मौजूद थे, हम लोगों ने बात शुरू की थी मेल सेक्स ऑर्गन की। हम लोगों ने बताया था कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। ठीक है, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर कहते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम एंड्रूशियम कहते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम एंड्रूशियम कहते हैं। और एंड्रूशियम की यूनिट क्या होती है गोविंद? स्टेमन। स्टेमेन। और एक स्टेमेन को अगर हम देखें तो एक स्टेमेन में 2 चार एंथर लोब होते हैं। यस सर। 2 एंथर लोब होते हैं, और हर एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। अगर हम देखें तो ये 2 एंथर लोब हैं। आप देखिए, एक स्टेमेन को देखें तो ये 2 एंथर लोब आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 एंथर लोब दिखाई दे रहे होंगे। और हर एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ये देखें आप, जो हम लोग कल बना रहे थे स्ट्रक्चर, वो ये है। ठीक, ये स्ट्रक्चर कल हम लोग बना रहे थे। एक ये बना रहे थे, एक ये बना रहे थे, एक ये बना रहे थे, एक ये बना रहे थे। एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये बनाई थी, एक ये बनाई थी, एक ये बनी है, एक ये बनी है। 2 एंथर लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यानी अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है गोविंद? एपिडर्मिस। उसके बाद एंडो एंडोडर्मिस। एंडोथीसियम। एंडोथेसियम। एंडोथीसियम। उसके बाद मिडिल लेयर। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल ना, और टेपिटम। नहीं, जी उसके सर। बाद टेपिटम। न्यूट्रिटिव लेयर। हाँ, जी। फिर माइक्रोस्पोर उसके मदर बाद सेल। टेपिटम, और उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल देखी जाए तो ये इतनी है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ये होंगी डिप्लॉयड। इन्हीं को हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। यही स्पोरोजीनस टिश्यू होती है, क्योंकि इन्हीं से बनने हैं आगे माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तब बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर। जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक, अब देखिए, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. हर सेल, हर माइक्रोस्पोर मदर सेल इस काबिल है कि उससे आगे माइक्रोस्पोर बन सकता है। The process of formation of microspores from a pollen mother cell or microsporo mother cell through meiosis is called microsporogenesis। यानी आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है। इसमें होगी
मियोसिस, और बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। The microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. जब तक ये टेट्राड है, तब तक ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोर्स। और जब ये चारों अलग हो जाएंगे, तब हम इनको बोल देंगे पॉलन ग्रेन्स। यानी कि जब पॉलिनेशन के लिए ये तैयार हो जाएंगे, तब हम इनको बोलेंगे पॉलन ग्रेन्स। उससे पहले तक हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. जैसे ही एंथर टूटेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया से ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही ये बाहर आएंगे, अब इनका नाम हो गया पॉलन ग्रेन। अब इनको कोई माइक्रोस्पोर नहीं कहेगा। अब ये दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने के लिए तैयार हैं। और अब इनका नाम हो गया पॉलन ग्रेन। The pollen grains represent the male gametophytes. pollen grain को हम कहेंगे मेल gametophyte. If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger. अगर आप किसी प्लांट के एंथर को अपने हाथ में लें, तो आपको एंथर्स पॉलन ग्रेन्स अपने हाथ में दिखाई देंगे। आप इनको स्लाइड पे रखकर इनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में देखें अगर आप किसी पॉलन ग्रेन को, ये देखिए स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा। देखिए, आपको दिखाई देंगी कम से कम 2 चीजें। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, आमतौर पर ये गोल होते हैं। अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स, यानी इनका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। It has a prominent 2-layered wall. The hard outer layer called the exine, जो बाहर की लेयर होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं। जो अंदर की लेयर होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन के अंदर एक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, जो हाईली रेजिस्टेंट होता है, अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। इस स्पोरोपोलेनिन के कारण ही पॉलन ग्रेन्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। स्पोरोपोलेनिन is the most resistant organic material known. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. इस पर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कलाई का असर नहीं होता। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। कोई भी ऐसा एंजाइम जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ दे,
अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores. एक्साइन में जर्म पोर्स होते हैं, कम से कम 3 जगहों पर जर्म पोर्स होते हैं। इन्हीं जर्म पोर्स से होकर के इंटाइन बाहर आती है और बाहर आकर पॉलन ट्यूब बनाती है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. एक्साइन्स के कारण ही पॉलन ग्रेन्स को बहुत शानदार संरचना के रूप में देखा जा सकता है। The inner wall of the pollen grain is called intine. अंदर की लेयर को इंटाइन कहा जाता है। तो बाहर की लेयर एक्साइन हो गई। इनर लेयर of the pollen grain is called the intine. It has a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain is surrounded by a plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनका साइटोप्लाज्म घिरा हुआ होता है। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cells and generative cell. देखें, जब pollen grain मैच्योर हुआ, अभी तक इसमें एक न्यूक्लियस था। देखें, अभी तक इसमें एक न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस में हुई माइटोसिस और माइटोसिस से दो न्यूक्लियस बने, क्योंकि पूरा पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, तो जो भी होना है माइटोसिस से ही होना है। दो सेल बनी या दो न्यूक्लियस बने जो बाद में सेल में चेंज हो गए। एक को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल और दूसरी को कहेंगे जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है इसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जनरेटिव सेल जो होती है इसी से आगे बनने हैं दो मेल गैमीट्स। इसी से आगे दो मेल गैमीट्स बनने हैं। तो अब देखिए क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन दो टू सेल्ड स्टेज में होगा। अगर इस समय आप पॉलन ग्रेन को देखें तो इस समय ये टू सेल्ड स्टेज में है। टू सेल्ड स्टेज में है, किसमें दो सेल है। इस दो सेल्ड स्टेज में अब ये चल पड़ेगा। बल्कि अभी देखिए, when the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, vegetative cell बड़ी होती है। It has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. और एक इसमें irregular nucleus होगा। The generative cell is small, generative cell small होगी and floats in the cytoplasm of the vegetative cell, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी 60% एंजियोस्पर्म्स में pollen grains are shed. Pollen grains are shed at this two-celled stage. यानी 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स जब बाहर निकलते हैं, यानी जब माइक्रोस्पोर बाहर निकलता है पॉलन ग्रेन्स का रूप धारण करके, तब इसमें दो सेल्स होती हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं शेडिंग। शेडिंग माने
गिरना, बाहर निकलना, नीचे आना। तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें की शेडिंग होती है टू सेल्ड स्टेज में, यानी जब पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में होता है तब ये शेडिंग होती है, तब ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। जबकि 40% में the generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed। यानी कि बचे हुए 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में शेडिंग तब होती है जबकि ये पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में होता है। और 3 सेल्ड स्टेज में कैसे होगा? 3 सेल्ड स्टेज में ऐसे होगा कि जो इसका वेजी जनरेटिव सेल है, देखिए अगर हम 3 सेल्ड स्टेज बनाएं इसकी, तो देखिए कैसे बनेगी। ये तो हो गया वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल जो थी उसमें माइटोसिस हुई और बन गए 2 मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट्स। अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल और 2 हो गए मेल गैमीट। अब इस समय अगर आप इस पॉलन ग्रेन को देखेंगे तो ये 3 सेल्ड स्टेज में है, और 3 सेल्ड स्टेज पर होती है शेडिंग, यानी पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तो 60% स्पीसीज में 2 सेल्ड स्टेज पर आते हैं और 40% स्पीसीज में 3 सेल्ड स्टेज में ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। Pollen grains of many species cause several allergies and bronchial affections in some people, often leading to chronic respiratory disorder। यानी ये pollen grains कई बार एलर्जी कर देते हैं, सांस में दिक्कत पैदा कर देते हैं, और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब कर देते हैं। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। पार्थेनियम जो एक प्लांट है जो भारत में तब आ गया जब भारत में बाहर से गेहूं मंगाया था, उस गेहूं को मंगाने के बाद ये पार्थेनियम यूबिक्विटस हो गया। यूबिक्विटस का मतलब हर जगह पाया जाने लगा, हर जगह प्रेजेंट है, और इसके पॉलन भी बहुत एलर्जी करते हैं, बहुत तगड़ी एलर्जी करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप। Pollen grains are rich in nutrients। It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements। इसीलिए pollen tablets को भोजन के सप्लीमेंट के तौर पर आजकल लिया जाने लगा है। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market। मार्केट में पॉलन टेबलेट और पॉलन की सिरप मौजूद है आजकल, जिनका लोग सेवन कर रहे हैं। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। रेस में दौड़ने वाले घोड़े और धावक एथलीट खिलाड़ी, इनका स्टेमिना बढ़ा रहे हैं पॉलन कंजम्पशन। तो ये आजकल पॉलन ग्रेन्स को खूब खाने का चलन बढ़ निकला है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, तो लोग इनको खूब खा रहे हैं आजकल। आखिरी चीज इसमें ये है when once they are shed, जब एक बार ये बाहर निकल आते हैं, जब एक बार ये माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकल आए, यानी कि एक बार इनकी शेडिंग हो गई, जब ये बाहर से निकल आए, अंदर से बाहर आ गए,
तो अब इन्हें लैंड करना है स्टिग्मा पर, चाहे तो ये अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे और चाहे ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे, लेकिन अब इनको स्टिग्मा पर पहुंचना है बिफोर दे लूज वायबिलिटी, इससे पहले कि इनकी जीवंतता समाप्त हो जाए, इससे पहले कि ये वायबल ना रहें, इससे पहले कि इनकी वायबिलिटी समाप्त हो जाए, उससे पहले ही इनको स्टिग्मा पर पहुंचना होता है। अगर इन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो पॉलन ग्रेन्स निकले, अब इन्हें पहुंचना है क्योंकि पॉलन ही मेल गैमेटोफाइट है, इनके अंदर ही मेल गैमीट्स हैं। तो अगर ये वहां नहीं पहुंचे तो फिर, और वायबिलिटी समाप्त होने से पहले अगर नहीं पहुंचे तो फिर इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधर एग बैठा हुआ है, किसके इंतजार में? मेल गैमीट्स के इंतजार में। और मेल गैमीट्स कहाँ हैं? पॉलन या मेल गैमिटोफाइट के अंदर। अगर हम बना के दिखाएं आपको तो आप देखें कि अगर हम स्टिग्मा वाला स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर यहां कहीं पर ये होता है एग, और मेल गैमीट आ चुका है यहां पर, और मेल गैमीट में बन गई है पॉलन ट्यूब। मेल गैमीट ने बना दी है पॉलन ट्यूब, ठीक। यहाँ पर और इस पॉलन ट्यूब में क्या क्या पड़ा हुआ है? इस पॉलन ट्यूब में पड़े हैं दो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट, और एक पड़ा हुआ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो होना क्या है? होना है दोनों मेल गैमीट और एग का फ्यूजन होना है। तो इससे पहले कि ये जो पॉलन है, जो हमारा पॉलन है, इससे पहले इसकी वायबिलिटी समाप्त हो, इसको स्टिग्मा पर पहुंच जाना है। कहाँ पहुंच जाना है? स्टिग्मा पर, ताकि ये स्टिग्मा से होता हुआ और नीचे ओव्यूल तक पहुंचे, और ओव्यूल में जो एग है उस एग के पास पहुंचे। अब जो ये वायबिलिटी है, ये वायबिलिटी अलग अलग पॉलन ग्रेन्स की अलग अलग होती है। द पीरियड for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. इसकी जो वायबिलिटी है वो बहुत हद तक निर्भर करती है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। In some cereals such as rice and wheat, यानी कि जैसे राइस है, व्हीट है, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. चावल और गेहूं
इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें वायबिलिटी 30 मिनट बाद समाप्त हो जाती है। यानी इसमें पॉलन ग्रेन्स का जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो सिर्फ 30 मिनट का होता है। ठीक है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलिनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। इन फैमिलीज में जो पॉलन की वायबिलिटी होती है वो महीनों तक होती है, 1 2 4 महीने तक होती है। इनकी वायबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी जीवंतता ज्यादा होती है, ये लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। You may have heard of storing semen, sperms of many animals, including humans, for artificial semination. आपने सुना होगा कि ह्यूमन का जो स्पर्म है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो पॉलन ग्रेन्स भी क्या है, ये प्लांट के स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। इन्हीं के अंदर तो स्पर्म या मेल गैमीट बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को भी इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। यानी कि अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करें तो पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, -196 डिग्री सेल्सियस। ये बात ध्यान रखनी, -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पॉलन, ऐसे स्टोर्ड पॉलन को जहां पर हम इसको स्टोर करेंगे उसको हम नाम देते हैं पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक, इनको ही हम पॉलन बैंक्स का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉलन बैंक है तो पॉलन बैंक में हम इनको स्टोर कर लेंगे। तो पॉलन बैंक में इनको स्टोर नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जब टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस हो और लिक्विड नाइट्रोजन में इनको स्टोर किया गया हो। ये ध्यान रखने वाली बात। सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि सीड बैंक में हम लोग सीड को रख लेते हैं, उसी प्रकार से स्पर्म बैंक में स्पर्म को रखा जाता है और उसी प्रकार से पॉलन बैंक में हम लोग पॉलन ग्रेन्स को रख लेते हैं। तो पॉलन के स्ट्रक्चर और पॉलन के वायबिलिटी से संबंधित इन तमाम चीजों को जब हम लोग समझ लेते हैं तो अब हमारे पास पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन है, उससे निकलने वाली पॉलन ट्यूब है और नीचे हमारे पास मौजूद है फीमेल सेक्स ऑर्गन या कार्पेल। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार आपको बता के समझा देता हूं, देख लीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये है ओवरी। ओवरी, स्टाइल
स्टिग्मा, इन्हीं तीनों को जब हम मिला देते हैं तो बनता है कार्पेल। एक कार्पेल जो कि गायनीशियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन की यूनिट होती है, गायनीशियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन की यूनिट होती है, ठीक। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की यूनिट होने के कारण यहां अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में ये होता है एग, ठीक। यहाँ सिनर्जिड्स होती हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे। जो एग है ये है हमारा पॉलन, और पॉलन से आ रही है हमारे पास पॉलन ट्यूब, ये आ रही है पॉलन ट्यूब। देखिए पॉलन ट्यूब में हमारे पास हैं 2 मेल गैमीट और एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जो 2 मेल गैमीट हैं हमारे पास, ये मेल गैमीट कहाँ है? ये पॉलन के अंदर है, मेल गैमिटोफाइट के अंदर है। तो पॉलन जब तक जिंदा है तब तक वो पॉलन ट्यूब के द्वारा अपने दोनों मेल गैमीट्स को एग तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जब एक मेल गैमीट और एक एग बनेगा तब हम कहेंगे उसे जाइगोट या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो हो गई बात कि कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन की, जिसकी बात हम लोग करेंगे कल। हमें कल से लेकर आज तक हम लोगों ने क्या चीज बना ली? हम लोगों ने 2 मेल गैमीट्स बना लिए, 2 मेल गैमीट्स बना लिए। गोविंद बताओ, दोनों मेल गैमीट जहां बने उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन या मेल गैमिटोफाइट? यस सर, मेल गैमेटोफाइट। ठीक। मेल गैमिटोफाइट का निर्माण किससे हुआ? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किससे बने? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पर थी? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में इनको भोजन कौन दे रहा था? कैपिटल। माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर थी? स्टेमन के अंदर। एंथर। एंथर के अंदर। एंथर किसका पार्ट था? मेल। स्टेमन का। यस। स्टेमन मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लावर पर। फ्लावर में। फ्लावर में। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, ठीक। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुआ? फ्लावर। फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट? स्टेमन या चलो सुरभि मिश्रा तुम बताओ, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? एंड्रोशियम। गलत जवाब। अब तुम मत फ्लावर। बोलना, सर अब मत फ्लावर। बोलो, अब मत बोलो तुम। गोविंद तुम बताओ, सर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट? फ्लावर।
फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम, एंड्रोशियम की यूनिट, स्टेमन, स्टेमेन का एक पार्ट, एंथर, एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिनको भोजन कौन देगा, टेपिटम जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से क्या बनेगा मियोसिस के बाद, माइक्रोस्पोर बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर मेयोसिस के बाद, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट से मेल मेल गैमेट, गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट या कितने, 2, मेल गैमेट या पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। मेल गैमेट को पॉलन, मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन कहेंगे। अरे तुमने सब पढ़े पढ़ाए पानी फेर दिया यार। मतलब मेल गैमेट, कमाल हो गया यार। ये मेल गैमेटोफाइट है, देख लो एक बार फिर से। मेल, कहीं गैमेट को कहीं पॉलन कहेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो है? मेल गैमेटोफाइट या पॉलन, इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, 2 सेल होंगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। और जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगी, 2 मेल गैमीट बनेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट या पॉलन, एक ही बात है। इसके अंदर होंगे 2 मेल गैमीट। मेल गैमेटोफाइट, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, गैमीटो माने गैमीट, फाइट माने प्लांट। वो संरचना जिसके अंदर मेल गैमीट होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। तो मेल गैमीट को थोड़ी पॉलन कह देंगे यार, पॉलन अलग चीज हो गई। पॉलन तो माइक्रोस्पोर हो गया, जिसके अंदर मेल गैमीट बनेंगे वो है पॉलन, वो है मेल गैमेटोफाइट या पॉलन। ठीक है, तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे एग कैसे बनता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलन कैसे बनते हैं और